वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शिप्रा मिश्रा। आपका फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट एम्स ऑफ एजुकेशन के फर्स्ट पार्ट में आपको आज शिक्षा के उद्देश्य और उस पर प्रस्तुत किए गए कुछ सुझाव के बारे में चर्चा करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं उसके अर्थ की या उसकी परिभाषा की, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। जैसे कि उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? एक ऐसी दिशा, एक ऐसा डायरेक्शन जो हमें परिणति तक ले जाता हो, क्योंकि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है और शिक्षा को ही आधार बनाकर हम किसी भी देश का विकास, उसकी प्राथमिकताओं का आकलन कर सकते हैं। और अगर उद्देश्य को हम एक उसमें मीनिंग बताएं तो उत प्लस दिशा, यानी कि उत का मीन्स ऊपर की तरफ, दिशा मीन्स हमें जिस दिशा में चलना है, यानी सही डायरेक्शन में। इसके अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं कि उद्देश्य एक पूर्ण लक्षित दर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। तो शिक्षा का उद्देश्य जो है वो एक ऐसा कथन होता है जो व्यक्ति में वांछित परिवर्तन के आदर्श स्थिति की ओर संकेत करता है, ऐसी आदर्श स्थिति जिसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसके अलावा हम इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। बी.डी. भाटिया ने एक बात कही है कि उद्देश्य के ज्ञान के बिना जो शिक्षक है उस नाविक के समान होता है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता, और जो शिक्षार्थी है वो उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाती हुई तट की ओर बहती जा रही है। अर्थात कहने का मतलब है कि हमारे उद्देश्यों का होना बहुत ही अनिवार्य है। बिना उद्देश्य के हम दिशा विहीन होकर भटकते रहेंगे। साथ ही जब तक हमारे सामने एक उद्देश्य नहीं होगा, हम अपने उन लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे। अब लक्ष्य से ही एक बात समझ में आती है कि उद्देश्य और लक्ष्य में क्या अंतर है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव? तो ऐसे आप समझिए कि जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारा एम है, वो एक पूर्ण, एक होल, एक बड़ा चीज़ है, बड़ी बात है। और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो हम और दूसरे छोटे छोटे काम करते हैं, वो हमारे उसका जो एक अंश होते हैं, एक पार्ट होते हैं, वो हमारे लक्ष्य होते हैं। जैसे कि किसी बच्चे को अगर भाषा सिखानी हो तो हम क्या करेंगे? पहले उस भाषा को सिखाना या भाषा का ज्ञान कराना, ये हमारे उसका एक उद्देश्य है। और इस भाषा को सीखने के लिए वर्णों का ज्ञान, उच्चारण, उसका प्रयोग, वाक्य रचना, ये सब क्या है? ये उसके छोटे छोटे लक्ष्य हैं। यानी किसी एक बहुत बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम छोटे छोटे लक्ष्यों तक गुजरते हैं। दूसरा अंतर क्या है कि जो हमारे लक्ष्य हैं वो तो हमें प्राप्त होते ही होते हैं, लेकिन उद्देश्य कभी हमें प्राप्त हो भी सकते हैं और कभी नहीं भी। अब हम बात करते हैं कि इन उद्देश्यों के निर्माण की क्या आवश्यकता है, यानी कि शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की आवश्यकता। अब अभी तक हमने आपसे बात करी कि उद्देश्य क्या होते हैं। अब उद्देश्यों का निर्धारण की क्या आवश्यकता है, या शिक्षा के उद्देश्यों को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्रोविज़न ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा का विधान। प्रत्येक व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रह करके ना वो अपना एक दृष्टिकोण विकसित करता है, और इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह शिक्षा का विधान करता है। इस तरह से कहा जाए तो हम अपने जीवन को, मानव जीवन का उद्देश्य अगर स्पष्ट नहीं है और उन्हें, तो फिर वह समाज में के उद्देश्यों को रूप में भी वो प्रकट नहीं कर सकता। इसीलिए औपचारिक शिक्षा का विधान नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आपका पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों का विधान, प्रोविज़न ऑफ करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स। जब उद्देश्य निश्चित होंगे तो हम उनकी प्राप्ति के लिए शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे, और हमारा करिकुलम कैसा होगा? वो हमारे जो इस तरह का हो जो कि हमारी शिक्षण विधियों को पूर्ण करता हो, यानी कि पाठ्यचर्या
कैसे पूरी की जाए और इसके लिए शिक्षण विधियों का निर्माण करते हैं। और निश्चित एवं स्पष्ट उद्देश्य अगर नहीं है तो हम शिक्षा की पाठ्यचर्या कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि इस दृष्टि से हमें शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण आवश्यक है। तीसरी बात है आपकी ऑपरेशन ऑफ एजुकेशन प्रॉपरली, यानी शिक्षा प्रक्रिया का सुचारू रूप से संचालन। उद्देश्य स्पष्ट होने से ही सीखने और सिखाने वालों का मार्ग निश्चित होता है। शिक्षार्थी को पता रहता है उसे क्या सीखना है और शिक्षक को भी पता रहता है कि उसे क्या सिखाना है। लास्ट है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड एनर्जी। जब शिक्षक और शिक्षार्थियों के उद्देश्य स्पष्ट होंगे तो वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, और वे शिक्षा की प्रक्रिया एक व्यवस्थित ढंग से आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। इससे दोनों का ही समय और शक्ति दोनों का सदुपयोग होता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के आधार, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं दार्शनिक आधार की। किसी भी समाज में शिक्षा का मूल रूप जो है उसके जीवन दर्शन पर ही आधारित होता है। अब दर्शन को अगर हम एक से कहें तो ये अपना अपना विभिन्न दृष्टिकोण हमें इसमें मिलते हैं कि आध्यात्मिक विचारधारा के लोग मनुष्य को जैसे आत्मधारी मानते हैं और प्रतिपादन करते हैं कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है आत्मानुभूति है, यानी कि कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन है। और इससे उन्हें आत्मा का ज्ञान करने के लिए मनुष्य जो है शिक्षा के द्वारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करने पर बल देते हैं। तो जो दार्शनिक आधार है वो हमें कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए एक भौतिकवादी दार्शनिक आत्मा परमात्मा के चूंकि अस्तित्व को नहीं मानते हैं तो वो मनुष्य को इस जीवन का ही सत्य मानते हैं। इसीलिए वे उसके आध्यात्मिक विकास की बात नहीं सोचते और वे इस भौतिक जगत के पदार्थों एवं क्रियाओं का ज्ञान करा देना चाहते हैं, जिससे वे उनका अधिकतम उपयोग कर सुख प्राप्त कर सके। उनकी दृष्टि से यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका सोशलॉजिकल बेसिस, समाजशास्त्रीय आधार। समाज के बिना कोई भी जीवन शैली नहीं हो सकती है। हम समाज में रहते हैं तो हम समाज की संरचना, उसकी संस्कृति और उसके धार्मिक स्थिति और उसकी शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करने का मुख्य आधार होता है। जैसे कि किसी भी समाज में जिस प्रकार के समाज में जैसी चीज़ें होती हैं वैसी ही वहाँ की संस्कृति और वही उसका मूल आधार होता है। यानी कि रहन सहन, रीति रिवाज, जो भी चीज़ें हैं वो हम पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र करते हैं और शिक्षा का क्या कार्य है कि वह उनकी इसमें सहायता करता है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि जीवन पर धर्म का कितना प्रभाव है ये भी आप जानते हैं और समाज का कितना प्रभाव है, क्योंकि समाज जो है वो परिवर्तनशील है। तो जैसे जैसे सामाजिक संरचना बदलेगी वैसे वैसे थोड़े बहुत उद्देश्य भी बदलेंगे। तो उपयोगी परिवर्तनों को वे स्वीकार कर लेता है और उसी आधार पर उद्देश्यों में परिवर्तन चलते रहते हैं, परिवर्तन करती रहती है। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल बेसिस, राजनैतिक आधार। अगर हम इतिहास की तरफ दृष्टि डालें तो हमें पता चलेगा कि शिक्षा पर सबसे अधिक प्रभाव राज्य और राज्यतंत्र का पड़ता है। समाज में जैसी शासन प्रणाली होती है वैसे ही शिक्षा के उद्देश्य उसी के अनुसार निश्चित होते हैं। जिस देश में अपनी जैसी भी जैसे डेमोक्रेटिक हैं तो वहाँ पे थोड़े लिबरल हैं हमारे उद्देश्य, जैसे कि साम्यवादी व्यवस्था है तो वहाँ के उद्देश्य थोड़े कट्टर हैं या रिजिड हैं। तो समाज की राजनीतिक स्थिति भी उनके उद्देश्यों को कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रभावित करती है। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल बेसिस। मनोवैज्ञानिक आधार में आपके ये मान के चला जाता है कि हर बच्चे की प्रवृत्ति, रुझान, जन्मजाति प्रवृत्तियाँ, उसका योग्यता, वो सब डिफरेंट है। तो जो शिक्षा दी जाए वो इस तरह की हो जो उनके इंडिविजुअल पर्सनालिटी को ध्यान में रखकर दी जाए। तो उसके शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का प्रावधान है। तो जो एक बात समझ में आती कि मनोविज्ञान ने शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्यों को निश्चित कर दिया है, क्योंकि वह एक ऐसी हमें स्थिति प्रदान करता है जिसमें हम मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हुए उन्हें शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक
बेसिस। आज विज्ञान का युग है। आज विज्ञान के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। ऑनलाइन सारी क्लासेस और आपका आईसीटी, कम्युनिकेशन, ये सब विज्ञान ने बहुत तरक्की की है और ये सब कहीं ना कहीं आपको एक बेस प्रदान करता है कि हम सारे अंधविश्वासों से निकलकर एक ज्ञान की तरफ बढ़ें, सत्य की तरफ बढ़ें। तो आज की जो शिक्षा है उसका उद्देश्य जो है तकनीकी रूप से भी प्रभावित होते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट आपका है मेन एम्स ऑफ एजुकेशन इन रिलेशन टू टाइम एंड प्लेस। समय और उसके काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। आप सभी को पता है कि जैसे जैसे समय और परिस्थिति बदलती रहती हैं वैसे वैसे उद्देश्य भी हमारे बदलते रहते हैं। अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहले एजुकेशनल एम्स इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य। तो प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? वैदिक कालीन शिक्षा जो थी उस समय की, तो वहाँ पे ईश्वर भक्ति, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक कुशलता का विकास। इसके बाद हम बात करते हैं ब्राह्मणकालीन शिक्षा के उद्देश्य। तब तक आते आते ब्राह्मणकालीन से वैदिक कालीन शिक्षा की तरफ आध्यात्मिक विकास, शारीरिक विकास, चारित्रिक विकास और कहीं ना कहीं एकांतवास का संयम या इंद्रिय निग्रह या समानता का पोषण। इसके बाद में हम बात करते हैं एजुकेशनल एम्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, यानी कि बौद्ध धर्म के समय में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे? ज्ञान का विकास, चरित्र निर्माण, कला कौशल व्यवसाय की शिक्षा और बौद्ध धर्म की शिक्षा। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल एम्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ब्रिटिशकालीन शिक्षा के उद्देश्य। इसके पहले बीच में इसमें पॉइंट स्किप हो गया है, मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा। मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य थे ज्ञान का प्रसार, इस्लाम धर्म का प्रचार, चरित्र का निर्माण और सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। लास्ट में आपका आता है एजुकेशनल एम्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी ब्रिटिशकालीन शिक्षा के उद्देश्य के बाद जो स्वतंत्र भारत के शिक्षा के उद्देश्य थे उसमें चूँकि ब्रिटिशकालीन शिक्षा के टाइम पे भी अंग्रेज़ों का अंग्रेजी भाषा, साहित्य का प्रसार, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना और ब्रिटिश साम्राज्य का संगठन, और इसके बाद जब स्वतंत्र भारत का टाइम आया तो वो शिक्षा के उद्देश्य में कुछ निश्चित सुझाव भी दिए गए। साथ में इसमें पंडित नेहरू का एक स्टेटमेंट भी आता है कि शिक्षा को संतुलित मानव का विकास करना चाहिए और युवकों को समाज के लिए लाभप्रद कार्यों को करने और सामूहिक जीवन में भाग लेने के लिए तैयार करना चाहिए। पर जब समाज में दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो तब ये बताना कठिन है कि युवकों को किस प्रकार तैयार किया जाए और शिक्षा के क्या उद्देश्य हों। इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य आपके प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत तक कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बदलते चले गए। अब हम कुछ जो कमेटी हैं उनकी सुझाव बताते हैं। जैसे कि सबसे पहला है एम्स ऑफ एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, या इसे मुदालियर कमीशन भी कहा गया। मुदालियर कमीशन का सबसे पहला उद्देश्य है प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। तो ये कह रहे हैं भारत में जो है अपने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रजातंत्रात्मक गणराज्य की सर्वोच्च शक्ति है और उसी के हाथ में शासकों को निर्वाचित करने का अधिकार है। तो इस तरह से इसलिए शिक्षा का उद्देश्य जो है ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जिनमें परोपकार हो, ईमानदारी हो, कर्तव्य पालन की भावना हो और राष्ट्र के प्रति अटूट भक्ति भावना हो। फिर आपका नेक्स्ट है व्यावसायिक कुशलता का उद्देश्य इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल इफिशिएंसी, जीविकोपार्जन के लिए किसी भी छात्र को ना भटकना पड़े। मीन्स आपने जो भी शिक्षा प्राप्त की है उसके बाद आपको एक अच्छी जॉब मिले, उसके लिए कोई ना कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाए ताकि उसके बाद आप स्वावलंबी बन सकें और आप कहीं ना कहीं जॉब पा सकें। फिर है आपका नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है तीसरा उद्देश्य कि इसमें व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, यानी कि उसकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल सब तरह का डेवलपमेंट और उनके अंदर उन गुणों को विकसित करना और ऐसी क्षमता उत्पन्न करना जिससे कि वे अधिक से अधिक क्रिएटिव कार्यों में अपना सहयोग दे सकें।
लास्ट है आपका एजुकेशन ऑफ लीडरशिप, यानी कि नेतृत्व के लिए शिक्षा। तो ये मान के चला जाता है कि हमारी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो विद्यार्थियों में कहीं ना कहीं लीडरशिप के गुण को विकसित करना है, जिससे वे जीवन के हर क्षेत्र में भली भांति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकें। नेक्स्ट है आपका एम्स ऑफ एजुकेशन इज रिकमेंडेड बाय नेशनल एजुकेशन कमीशन, या आपका कोठारी कमीशन भी कहलाता है। कोठारी कमीशन ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की समस्याओं और जीवन की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए कुछ उद्देश्य बताए, जिसमें सबसे पहला है टू इंक्रीज प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि। जैसे कि भारत जो है वो तो एक कृषि प्रधान देश रहा है, और यहाँ पर हमारे यहाँ पे उत्पादन क्षमता कभी कम रही है, कभी खेती की या कभी उर्वरकों की या वैज्ञानिक उपकरणों की कमी, जिससे कि देश में एक तरह से भुखमरी, बेकारी ऐसी परिस्थितियाँ सामने आईं। तो इसका जो निदान है वो ये है कि प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए। तो इसलिए इस शिक्षा का उद्देश्य है उत्पादन में वृद्धि का होना, और इसके लिए उन्होंने विज्ञान की शिक्षा को इस पाठ्यक्रम का एक अंग बनाया, जिससे कि अधिक से अधिक कृषि व्यवस्था और जो चीज़ें हैं उन पे अच्छे से कंट्रोल किया जाए और उनके सारी समस्याओं का निदान किया जाए। फिर आपका सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि आप में सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का कहीं ना कहीं विकास करना। तो आपके अंदर उन सभी चीज़ों का आयोग ने जो है कुछ, जैसे कि मान के चलते हैं कि कुछ विघटनकारी शक्तियाँ होती हैं जो हमेशा कोई ना कोई प्रांतीय, क्षेत्रीय, सांप्रदायिक दंगे ये सारी चीज़ों को भड़काते रहते हैं, तो जिससे कि देश की जो है राष्ट्रीय एकता ही खतरे में पड़ जाती है। तो ये इनका उद्देश्य है इस शिक्षा का ऐसा कि हम राष्ट्रीय एकता का विकास करें, जिससे शिक्षार्थियों के अंदर राष्ट्रभक्ति और उनके प्रति डिवोशन और अटूट प्रेम की भावना डेवलप हो सके। फिर है आपका मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना। इसमें भी हम आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं तो ज्ञान विज्ञान का इसमें रोल होगा कि आज की टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और विज्ञान, मतलब इन सब चीज़ों ने राष्ट्र को बहुत ही प्रगति की तरफ का दिशा दिया है। तो इस प्रकार आज के युग में हमारी शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र को आधुनिकीकरण करना है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास। तो इस आयोग ने भी इस आधुनिकता को जीवन शक्ति आध्यात्मिकता से ही लेनी है, और वो मान के चलते हैं कि जो हर व्यक्ति में चाहे जितना ज्ञान हो जाए, लेकिन फिर भी उसमें नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का विकास की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी जड़ों से कभी भी अलग ना हों और कोई एक ऐसा गैप न क्रिएट हो जाए जिससे हम अलग हो सकें और हमारे अंदर से मानवता जैसे गुण भी ना रह सकें। ठीक है, यानी कि हम पूरी तरह से पहले एक अच्छे नागरिक बने, जो कि हमारे मानवीय गुणों को अच्छा विकास करने का अवसर मिले। फिर है टू कंसोलिडेट डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाना। इसमें भी आयोग के अनुसार उन्होंने सजेशन दिया है कि देश के प्रजातंत्र को हमें बहुत सुदृढ़ बनाना है और शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में प्रजातंत्रात्मक भावना का विकास करना है। तो उनको उनके अंदर हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए और आदर्शों के प्रति विश्वास हो, उनमें आस्था हो और राष्ट्रीय चेतना की भावना का भी विकास होना आवश्यक है। फिर है एम्स ऑफ एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने क्या सुझाव दिए? सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू एज्यूम लीडरशिप, नेतृत्व ग्रहण करने की योग्यता का विकास। यानी शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है जो सामाजिक, राजनीतिक और औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रों में नेतृत्व ग्रहण कर सकें, जिससे कि देश का चहुमुखी विकास हो। फिर है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। जैसे कि आप जानते हैं अरस्तु ने कहा है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य कैसा हो? जो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्तियों का निर्माण करता हो, यानी कि उनमें साहस और नेतृत्व और सामूहिक भावना का विकास किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल व्यू पॉइंट, बौद्धिक दृष्टिकोण का विकास। बौद्धिक दृष्टिकोण से मतलब है मानसिक रूप से उन्हें प्रबुद्ध बनाना, जिससे कि उनके अंदर खोज करना, चिंतन, मनन, तर्क, इन सब कल्पना शक्ति का विकास हो सके। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ प्रूडेंट एंड इफिशिएंट सिटीजनशिप, विवेकशील और कुशल नागरिकता का विकास।
शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विवेकशील हों, कुशल हों, उत्तरदायी हों, समाजसेवी हों और उदार दृष्टिकोण वाले हों, ताकि देश में प्रजातंत्र सफल हो सके। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, यानी कि आपकी जो संस्कृति है उसका संरक्षण, यानी कि हम आधुनिकता की मोह माया में अपनी सांस्कृतिक विरासत को न भूलें। तो शिक्षा के माध्यम से हम अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकें और उसके विकास में अपना योगदान दे सकें। फिर है स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि हम अपनी आत्मिक शक्तियों का और मानसिक शक्तियों का दोनों का विकास करें, जिससे कि हमारे देश के लिए हम उसमें अपना एक सहयोग दे सकें। साथ ही साथ एक बात आती है कि हमारे अंदर वो सारे गुण हों जो हमको आध्यात्म से जोड़ते हों और हमारे अंदर मानवीय गुणों का विकास करते हों, ताकि हम पहले एक अच्छे नागरिक बने, फिर इसके बाद में हम देश के निर्माण में अपना रोल प्ले कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अपना लक्ष्य जो है संपूर्ण देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का विकास करना रखा, और एक शिक्षा की चुनौती में उन्होंने ये बोला हुआ है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक बेहतरी और उसकी सृजनशीलता पर जोर देना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं, जैसे व्यक्तित्व का शारीरिक, बौद्धिक और सौंदर्यपरक विकास, उसका इनकलकेशन ऑफ साइंटिफिक एप्टीट्यूड, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, एडॉप्शन ऑफ हेल्दी आउटलुक टूवर्ड्स वर्क एंड हार्ड वर्क, अटैचमेंट टू सेक्युलरिज्म एंड सोशल जस्टिस। यानी कि कुल मिला के राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो भी पॉइंट्स अपने रखे उससे कंक्लूज़न में ये बातें आई कि आध्यात्मिक मूल्य, चारित्रिक और वैज्ञानिक और सौंदर्यपरक मूल्यों का विकास हो, और शारीरिक और सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल और आर्थिक रूप से उनके प्रवेश में जागरूकता पैदा करना, और देश की एकता और उसको विकास को बनाए रखने की समर्पण की भावना हो, और अंतर्राष्ट्रीय समझ भी उनके अंदर विकसित हो। इस तरह हम देखते हैं कि हमने आज अपने आपके इस फर्स्ट पार्ट में शिक्षा का उद्देश्य के बारे में बताया कि शिक्षा के उद्देश्य से आप क्या समझते हैं और उसकी निर्माण की क्या आवश्यकता है, और समय स्थान से संबंधित शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। इसके साथ आज का फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम इसके जनरल एम्स की भी चर्चा करेंगे।